और जो स्पेस है उसको फिल कर दिया गया, फिल्ड विथ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। तो ये C2 बैटरी से हट गया, लेकिन C1 में अभी भी चार्ज फ्लो हो सकता है। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला केस है, आपको कैपेसिटेंस निकाल करके बतानी है। लेकिन क्योंकि Y के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है तो Y की कैपेसिटेंस X से 4 गुना हो जाएगी। अगर हम मेटल की जगह डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डालते तो क्या होता? सवाल यह है कि अगर मैं मेटल की जगह डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल देता तब क्या होता? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप मजे में होंगे। बच्चों, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसमें डिस्कस किया था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है जब उसके प्लेट्स के बीच में हम एक कंडक्टिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। आज हम लोग कैपेसिटर के ऊपर ही बेस्ड कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैट्स के हिसाब से आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे काम को आगे बढ़ाने में, यूट्यूब एल्गोरिथम में मुझे सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 80 माइक्रोफैरेड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। जब हमने एक कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो उसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड से बढ़ करके 80 माइक्रोफैरेड हो गई। आपको बताना है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा था। देखो, हमें दिया गया है C0 4 माइक्रोफैरेड और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस थी वो दी गई है 80 माइक्रोफैरेड, और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी लास्ट क्लास में इसके बारे में बात करी थी। मैंने कहा था जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है इसका फॉर्मूला होता है C/C0, यानी कैपेसिटेंस विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 4, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी 20। तो जो मटेरियल हमने इंसर्ट किया था कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था बच्चों 20। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैरेड। आपको इनिशियल कैपेसिटेंस C0 दी गई है 8 माइक्रोफैरेड। ठीक, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड बाय हाफ। देखो, इनिशियल सेपरेशन जो है, अब कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस को आप ε0A/d लिखेंगे और यही 8 माइक्रोफैरेड के बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब जो नई कैपेसिटेंस, जो नया डिस्टेंस है वो हो गया d/2। इन्होंने कहा इज नाउ रिड्यूस्ड बाय हाफ। जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया गया और जो स्पेस है उसको फिल कर दिया गया, फिल्ड विथ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। यानी यहां पर जो K है दूसरे केस में उसकी वैल्यू 5 दे दी गई। तो जो नई कैपेसिटेंस होगी वो होगी K ε0A/d'। ये नई कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा आपसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द सेकंड केस। ये जो नया कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो D की वैल्यू d/2 पुट कर दीजिए। देखिए K ε0A/d/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो C का फॉर्मूला आ जाएगा 2K ε0A/d। अब ध्यान दो, ये जो ε0A/d है इसकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी है ये? 8 माइक्रोफैरेड। तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी 2K 8 माइक्रोफैरेड। तो यह आ जाएगा 2 × 5 × 8 दैट इज 80 माइक्रोफैरेड। कितना आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी लेवल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2। ये हमारे पास दो एक जैसे कैपेसिटर्स हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में और ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है।
ठीक है, इन्होंने कहा C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी से दो कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिए गए। आफ्टर सम टाइम स्विच S इज लेफ्ट ओपन, उसके बाद ये स्विच S ओपन कर दिया। तो देखो जब हमने स्विच S ओपन किया तो ये C2 बैटरी से हट गया, लेकिन C1 में अभी भी चार्ज फ्लो हो सकता है। तो C1 रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी एंड C2 इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। तो जो C1 है वो कनेक्टेड टू द बैटरी रहेगा स्विच ओपन करने के बाद, लेकिन स्विच ओपन करने के बाद ये जो C2 है ये डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम S is left open and dielectric slabs of constant K equals to 3 are inserted to fill completely, यानी पूरी तरह दोनों कैपेसिटर्स को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से भर दिया गया। आपसे कहा हाउ विल द चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। तो आपको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इनमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब हम कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर देंगे तो C1 डैश इक्वल्स टू C2 डैश इक्वल्स टू K टाइम्स C0। ठीक है, तो इनकी जो C0 आपको दी गई है क्वेश्चन में कहा वो थी, देखो यहां पर 1 माइक्रोफैरेड, इट वाज 1 माइक्रोफैरेड, दोनों कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैरेड के थे। उसके बाद दोनों को हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, तो अब आपके पास आ गया K की वैल्यू कितनी दी गई है हमको 3 इंटू 1 माइक्रोफैरेड, तो नई कैपेसिटेंस आ जाएगी 3 माइक्रोफैरेड। तो दोनों कैपेसिटर्स अब 3 माइक्रोफैरेड के बन गए। ठीक है, इनिशियल कैपेसिटेंस थी दोनों की C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरेड, नई कैपेसिटेंस है C1 डैश इक्वल्स टू C2 डैश इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी पर इनको लगाया गया। इनिशियल पोटेंशियल V0 वो है 6 वोल्ट, तो V1 भी यही है और V2 भी यही है, दोनों का इनिशियल पोटेंशियल ये है। क्वेश्चन ने कहा व्हाट विल बी द चार्ज, हाउ विल द चार्ज चेंज। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले में जब मैं डाइलेक्ट्रिक डालूंगा, देखो इनिशियल चार्ज दोनों में सेम था, जो कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड रहा उसके लिए पोटेंशियल सेम है। ध्यान रखना ये वाली बात, जो कैपेसिटर कनेक्टेड रहेगा बैटरी से इसका पोटेंशियल सेम रहता है, और जो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया इसका चार्ज सेम रहता है। ये बात याद रखनी, क्योंकि देखो जब आपने एक बार चार्ज कर दिया तो C2 जो था इसके अंदर जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, बैटरी से हटा दिया तो इसमें नया चार्ज डाला नहीं जा सकता और निकाल भी नहीं पा रहे हम, तो इसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन C1 डैश बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे वो और चार्ज अपने अंदर भर लेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है। आई बात समझ में? तो अब आपको C1 के लिए निकालना है। फॉर C1, पहले C1 की बात करते हैं जो बैटरी से जुड़ा रहा है। बैटरी से जुड़े वाले के लिए जो V1 डैश है वो V1 के बराबर रहेगा, दैट इज 6 वोल्ट। पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है, इसका पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। ठीक है, जो चार्ज है C2 डैश Q2 डैश, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? चार्ज का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस, Q इक्वल्स टू CV, है ना। तो आपके पास C1 डैश V1 डैश आ जाएगा। C1 डैश कितना है देखो हमने निकाला था 3 माइक्रोफैरेड, और V1 डैश कितना है 6 वोल्ट, तो मेरे पास Q2 डैश आ गया 18 माइक्रो कूलम। तो C1 का पोटेंशियल तो रहेगा 6 वोल्ट और चार्ज हो जाएगा 18 माइक्रो कूलम। अब आते हैं C2 पर। C2 वो वाला कैपेसिटर है बच्चों जो बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, और क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था तो इसका चार्ज सेम रहने वाला है, इसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। सो द चार्ज विल रिमेन द सेम फॉर C2। ठीक है, अब C2 के लिए चार्ज तो सेम है, तो चलिए देखते हैं। अब C2 के लिए Q2 डैश
इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V2, यही होगा। तो चार्ज आ जाएगा, C2 कितना था 1 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल था 6 वोल्ट, तो Q2 डैश जो आ जाएगा वो Q2 के बराबर आ जाएगा और वो आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। तो इसका चार्ज, पुराना चार्ज तो ये था, ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज चेंज नहीं होगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई थी, सो चार्ज रिमेन्स द सेम। अब इसके लिए पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब जो पोटेंशियल होगा V2 डैश वो होगा Q2 डैश अपॉन C2 डैश, ये आ जाएगा। अब देखो Q2 डैश कितना है बच्चों, Q2 डैश है 6 माइक्रो कूलम और C2 डैश कितना है हम निकाल चुके हैं 3 माइक्रो फेरेड। तो आपके पास V2 डैश आ गया 2 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई है लेकिन इसका चार्ज कांस्टेंट है। तो ये थे हमारे आंसर्स। ध्यान रखना है आपको क्या, जब भी आप ऐसा कोई केस देखते हैं, अगर आप कैपेसिटर को बैटरी से हटा देते हैं और उसके बाद उसके अंदर चेंज करते हैं तो उसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर आप बैटरी कनेक्टेड रहने देते हैं तो उस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बार बार यूज होगी और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एबेनाइट प्लेट K equals to 3 6 mm thick is introduced between the parallel plates of a capacitor of plate area 2 into 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर and the plate separation 0.01 मीटर। फाइंड द कैपेसिटेंस। देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू दी गई है 3, आपको थिकनेस ऑफ द प्लेट दी गई है T 6 मिलीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। उसके बाद आपको प्लेट एरिया दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया है 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। साथ में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D की वैल्यू दी गई है 0.01 मीटर, जिसको मैं लिखूंगा 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर या 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ऊपर T ऐसे है 10 की पावर -3 है, D ऐसे है। अगर आपको याद हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में वो माइनस करना पड़ता था, है ना, तो इसीलिए हम ऐसा कर लेंगे इसको। अब इन्होंने कहा फाइंड द कैपेसिटेंस। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला केस है, आपको कैपेसिटेंस निकाल करके बतानी है, ठीक है ना। तो जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, यही होता है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एरिया आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, D आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3, माइनस T आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 और प्लस आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन K, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 3, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा आपके पास 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ पर आपके पास 10 -6 और +2 और पावर कॉमन आ जाएगी 10 की पावर -3। 10 -6 हुआ 4, 4 + 2 हुआ 6, ठीक। तो आपके पास नीचे बचा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -3। ये आपके पास 3 आ गया, ये आ गया 2.95, है ना। तो 2.95 इंटू 10 की पावर, यह आ गया +1 हो गया -11 फेरेड। ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गई, ठीक। तो इसे 29.5 इंटू 10 की पावर -12, तो ये पिको फेरेड बन जाएगा, विच इज आवर आंसर। समझ में आया सबको, यस और नो। तो ये हमारा
आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है X एंड Y, हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम। X has air between the plates while Y contains a dielectric medium of K equals to 4। तो X के अंदर तो एयर है और Y के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है मीडियम 4 कांस्टेंट का। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराड। देखो यहां कॉम्बिनेशन घुस गया, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम कैपेसिटर है, सेम एरिया है, सेम सेपरेशन है, लेकिन क्योंकि Y के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है तो Y की कैपेसिटेंस X से 4 गुना हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं लेट कैपेसिटेंस ऑफ X इक्वल्स टू C। तो जो कैपेसिटेंस ऑफ Y हो जाएगी वो हो जाएगी K इंटू सी, दैट इज 4C। ठीक है, अब ये दोनों लगाए गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में 12 वोल्ट के अक्रॉस। आपसे कहा गया कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको 4 माइक्रोफैरेड दी गई है, तो ये लगाए गए हैं सीरीज में। ठीक है, तो आपको CS दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड। अब CS का फॉर्मूला तो होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या यहां, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपको बेसिकली CS दे रखा है और C1 C2 दोनों है हमारे पास, आपको सॉल्व कर लेना है। तो हम लिखेंगे 4 इक्वल्स टू C इंटू 4C अपॉन C प्लस 4C। तो 4 इक्वल्स टू 4C स्क्वायर अपॉन 5C, C से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास C की वैल्यू आ गई 5 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो C आ गया 5 माइक्रोफैरेड। तो हम कहेंगे देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ X आ गई 5 माइक्रोफैरेड। तो जो कैपेसिटेंस ऑफ Y हो जाएगी वो हो जाएगी 4 इंटू 5 20 माइक्रोफैरेड। तो हमारे पास X और Y की कैपेसिटेंस आ गई। एक आंसर आ गया, पहला इनकी कैपेसिटेंस निकाल ली। उसके बाद कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y। टोटल पोटेंशियल हमें 12 वोल्ट दिया गया है। तो देखो यहां पर ये X और ये Y, और यहां हमने लगा दी 12 वोल्ट की बैटरी। ये 12 वोल्ट दिया गया है, ये X है और ये Y है। तो इसका पोटेंशियल हमने मान लिया V1, इसका पोटेंशियल हमने मान लिया V2। दोनों में सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। तो आप चार्ज कैलकुलेट कर लो। अब जो टोटल चार्ज होगा Q वो आ जाएगा CS इंटू V। CS हमें दे रखा था 4 माइक्रोफैरेड इंटू 12 वोल्ट, तो CS आ गया 48 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, तो 48 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज था। अब V1 का फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन C1, दैट इज 48 अपॉन, आपको कितनी वैल्यू दी गई है इसमें? आपको टोटल 12 दिया गया ना, हाँ ठीक है, 48 अपॉन 5 क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है। और V2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा Q अपॉन C2। Q कितना है? 48, C2 कितना है? 20, है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा 2.4 वोल्ट, तो ये बन जाएगा 9.6 वोल्ट। गॉट इट? ये हमारे पास पोटेंशियल आ गए, सेकेंड पार्ट भी आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। आपको इनकी एनर्जी का रेशियो निकालना है। देखो U1 होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू V1। V1 कितना है बच्चों? V1 है 9.6 का स्क्वायर। ऐसे ही U2 आ जाएगा हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर, हाफ इंटू 20 इंटू 2.4 का स्क्वायर। तो आपको U1 अपॉन U2 कैलकुलेट करना है। तो आपके पास हाफ इंटू 5 इंटू 9.6 का स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू 20 इंटू 2.4 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, ये यहाँ 4 आ गया, ठीक है। और ये आपके पास ऊपर 4 बन जाए। देखो ये आपके पास
4 टाइम्स होता है ना, 4 का स्क्वायर आ गया यहां से, तो आपके पास U1 अपॉन U2 आ गया 9.6 इंटू 9.6 अपॉन 4 इंटू 2.4 इंटू 2.4, 2.4 से ये 4, 2.4 से ये 4, इस 4 से 4 कैंसिल, तो U1 अपॉन U2 आ गया 4 अपॉन 1 या 4:1। ये आ गया हमारा तीसरा आंसर, दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स। और वो रेशियो कितना निकल करके आया बच्चों हमारे पास? वो रेशियो आया हमारे पास 4:1 का। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स 0.05 मीटर अपार्ट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 3 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है? तो E नॉट की वैल्यू हम लिख लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स 0.05 मीटर अपार्ट। आपको डिस्टेंस दिया गया है 0.05 मीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक, of a parallel plate capacitor. After removing the charging battery, an uncharged metal plate of thickness 0.01 मीटर, मेटल यानी कंडक्टिंग प्लेट की बात हो रही है, तो जो T आपको दिया गया है 0.01 मीटर यानी 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर थिकनेस दी गई है। आपसे कहा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। तो आपको पहला कैपेसिटेंस, पहला पोटेंशियल निकालना है और बाद का पोटेंशियल निकालना है। अगर आप याद करो, जो पहले पोटेंशियल था V नॉट, उसकी वैल्यू थी E नॉट इंटू डी। E नॉट है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर -4 और D है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -2, तो V नॉट आ गया हमारे पास 15 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, ठीक है? ये हमारे पास सॉरी 4 दिया हुआ है, +4 है बच्चों, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये +4 दी गई है, तो ये वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगी, सॉरी इसमें ना ये 4 है, तो आपके पास इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट, ये इनिशियल पोटेंशियल आ गया। बाद का पोटेंशियल, अगर आपने डेरिवेशन याद करी जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी, उसका फॉर्मूला होता था E नॉट इंटू डी माइनस टी, डेरिवेशन का हिस्सा है ये। E नॉट था 3 इंटू 10 की पावर 4 और D है 5 - 1 और 10 की पावर -2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास V आ गया E नॉट विच इज योर 3 इंटू 10 की पावर 4 और ये आ गया 5 - 4, 4 इंटू 10 की पावर -2, तो V आ गया 12 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट यानी 1200 वोल्ट, ठीक है? तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए। पहला पार्ट हो गया बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ अ मेटल स्लैब। अगर हम मेटल की जगह डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डालते तो क्या होता? सवाल यह है कि अगर मैं मेटल की जगह डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल देता तब क्या होता, ठीक है ना? तो अगर मैं मेटल की जगह डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डालता जिसका K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दे रखा है, तो देखो, तो पोटेंशियल होता E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये था फॉर्मूला, है ना? डेरिवेशन में लिखा था 3 इंटू 10 की पावर 4, डी हमें दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर -2 -1 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है? तो 0.5 आ जाएगा ये, तो V आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 4, 5 - 1 4 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ गया 13.5 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट यानी 1350 वोल्ट, 1350 वोल्ट हमारा आंसर आएगा, ठीक? बच्चों समझ में आ गया? यस और नो? पक्की बात? अब जो अगला सवाल है वो देखिए। क्वेश्चन है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K
has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has the thickness 3d/4। आपको t की जगह 3d/4 दिया गया है। d is the separation। आपसे कहा गया how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates। आपको बताना है अब जो नई कैपेसिटेंस होगी वो कितने गुना हो जाएगी, पुरानी कितनी चेंज हो जाएगी पुरानी कैपेसिटेंस की टर्म्स में। ठीक है, तो जो इनिशियल कैपेसिटेंस है C0 उसकी वैल्यू आएगी ε0A/d। जो नई कैपेसिटेंस है वो अब थिकनेस कितनी दी गई है, T = 3d/4। ठीक, तो जो नई कैपेसिटेंस होगी वो होगी ε0A/d - T + T/K होता था, ये फॉर्मूला था। हर जगह T की जगह 3d/4 रख दो, तो ε0A/d - 3d/4 + 3d/4k। ठीक है, सब जगह आपके पास इस पूरे का एलसीएम ले लो, 4k एलसीएम ले लो इसका। चलो, तो आपके पास आ जाएगा ε0A। देखो ध्यान से, अगर मैं इस पूरे का एलसीएम 4k ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर पूरा 4k मल्टीप्लाई हो जाएगा 4kd माइनस 3kd प्लस 3d, यही बनेगा, और 4k ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास c की वैल्यू आ गई ε0A × 4k अपॉन, अगर अब आप ध्यान से देखो यहां पर आपको कहा गया कि जो कैपेसिटेंस है वो आपकी कितने टाइम्स हो गई है, आपको वो निकालना है नई कैपेसिटेंस, तो आपको इसको पुरानी की टर्म्स में C0 की टर्म्स में लाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर आपके पास 4kd - 3kd आ गया, kd प्लस 3d। इसमें से अब आप d कॉमन निकाल लो, तो c आ गया आपके पास 4k × ε0A अपॉन, अगर मैं d कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में बचा k + 3। अब देखो ये जो ε0A/d है ये किसकी वैल्यू है, C0 की, तो c आ गया 4k अपॉन k + 3 × C0। यही हमारा आंसर है। आपको बताना था कि जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स चेंज हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आया क्वेश्चन बच्चों, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।